हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब इंसानों को खाना और पानी उनके स्किन कलर को देकर दिया जाता था और गलती से भी वो अगर ब्लैक है तो उन्हें भगा दिया जाता था। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा शख्स था जो आगे जाकर उन ब्लैक लोगों का मसीहा बन गया। कहानी शुरू होती है गाँव से, जहाँ पर लोग किसी तरह का रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। इसी में हम अपने कहानी के मेन किरदार नेल्सन को देखते हैं, जो अपने गांव से दूर शहर जा रहा है हायर स्टडीज करने के लिए। कुछ सालों की मेहनत के बाद वो एक वकील बन गया है, क्योंकि जिसके पास कानून की समझ होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जगह है जोहानिसबर्ग 1943। चारों तरफ बस काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें अपने साथ एक पास रखने को कहा जाता है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सके। इस बात से सभी लोग परेशान हैं। अब एक दिन नेल्सन के पास एक केस आता है जिसमें व्हाइट लेडी ने ब्लैक लेडी पर उसके कपड़े चुराने का आरोप लगाया था। लेकिन नेल्सन उसके सारे आरोपों को झूठा साबित कर देता है और वो इस केस को जीत जाता है। जब कोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे वहां अफ्रीकन कांग्रेस का एक मेंबर मिलता है, जो उसे उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है, ताकि वो उसकी पार्टी के लोग मिलकर ब्लैक पर हो रहे जुल्म को खत्म कर सके। लेकिन नेल्सन उसका कोई जवाब नहीं देता। अब एक दिन ये लोग पार्टी कर रहे होते कि उनका एक दोस्त जैक्सन अकेले ही वहां से घर के लिए निकल जाता है, पर उसे बीच रास्ते में कुछ पुलिस वाले मिल जाते हैं जो उसे उसका पास मांगते हैं। लेकिन जैक्सन पास घर ही भूल कर आ गया था। अब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे थोड़ा समय दे, वो वापस पास लेकर आ जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और स्टेशन पर लेकर आते हैं, जहाँ पर गलती से जैक्सन एक पुलिस वाले के शूज पर उल्टी कर देता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लोग इतनी बेरहमी से उसे मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। जब ये खबर नेल्सन को मिलती है तो वो पूरी तरीके से हिल जाता है। वो फौरन उन पुलिस वालों पर केस करने के लिए कोर्ट जाता है, लेकिन वहां जज उसे बताते हैं कि जैक्सन की नेचुरल मौत हुई है। और ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। और उसी पल वो ठान लेता है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे पूरी दुनिया उसे याद रखेगी कि उसने ब्लैक के लिए कुछ किया था। वहां से सीधा वॉल्टर के घर जाता है और उसे समझाता है कि हमें एजुकेशन और लॉ की मदद से इन गोरो लोगों के बीच में जगह बनानी है, वरना ये हमें ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मारते रहेंगे। तब उसका एक साथी कहता है कि हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें एकजुट होकर ये काम करना होगा, जिससे कि हमें आज से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को और बड़ा बनाना होगा। कुछ दिनों के बाद वॉल्टर उसे एक बार फिर मिलता है और उसे बताता है कि सरकार ने बसेस के फेयर बढ़ा दिए हैं, जिसके लिए हम कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें आना है तो तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो। वहीं घर पे नेल्सन और उसकी वाइफ एल्विन के बीच अब दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। वो ज्यादा समय अब अपने काम को दे रहा था और यही बात एल्विन को बुरी लगती है। अगले दिन वो उस प्रोटेस्ट में भी जाता है। अब यहाँ एल्विन को वो जगह सही नहीं लगती, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो उसे फौरन घर चलने को कहती है। लेकिन नेल्सन की तो ये बस शुरुआत थी। वो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेता और अब उनके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। उसने इसी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। अब धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं और नेल्सन ने अपना घर भी चेंज कर लिया था। लेकिन उसे आए दिन पुलिस पकड़ कर ले जाती थी, क्योंकि बहुत से प्रोटेस्ट में वो शामिल था। अब वो स्पीच भी देने लगता है, जिसे सुनकर काफी लोग भी आते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से भी होती है, जिसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा कर, क्योंकि उसे शक हो गया था कि नेल्सन का अफेयर चल रहा है। फिर अब नेल्सन की पॉपुलैरिटी अब बढ़ती जा रही थी। उसकी स्पीच में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और उसे सुनना लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वो उनके हक की बात करता था। अब यहाँ कितने लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार है, और नेल्सन ने ही उन्हें यह बात बताया और समझाया कि ये सरकार उनकी नहीं है जब तक वो खुद वोट नहीं देंगे, और अब उन्हें खुद की सरकार चुननी होगी। उसने कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया है जहां जहां ब्लैक लोगों का जाना मना था। वहीं पे वो आ गया और अपने लोगों के साथ वहां बैठा, जिससे कि वाइट लोगों को भी पता चल सके कि वो भी शहर में रहते हैं और उन्हें भी उतना अधिकार है जितना कि उनका है। लेकिन सच की लड़ाई बहुत सारी कठिनाइयां अपने साथ लाती है। जब वो घर आता है तो नेल्सन को पता चलता है कि उसकी वाइफ एल्विन उसे छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसके अफेयर की बात से वो बहुत परेशान हो चुकी थी और अब वो ये शादी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन नेल्सन का बेटा थेम्बा उनके साथ नहीं गया, वो अपने डैड के साथ ही रहेगा। अब अकेले होने की वजह से नेल्सन अपनी माँ के पास जाता है, जो आज भी गाँव में रहती है। लेकिन वहां जाने पे वो उसे पूछती है कि ये किस तरह की जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हारे डैड कभी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्हें पता चल चुका था कि नेल्सन की वाइफ भाग गई है, क्योंकि उसने अपनी नौकरी छोड़कर किसी प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया था, जिसमें वो आए दिन गिरफ्तार होता रहता है। तो नेल्सन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से नेल्सन को वहां से भी जाना पड़ता है। वापस आते समय नेल्सन को बस का इंतजार कर रही विनी नाम की लड़की दिखती है। वो उसे लिफ्ट देता है और उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ देता है। विनी नेल्सन को जानती थी, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर थी और उसने उनकी कई स्पीचेस भी सुनी हुई है। नेल्सन को शायद वो लड़की मिल गई थी जिसे उसकी तलाश थी, या फिर ये कहें कि उसकी आइडियोलॉजी वाली लड़की मिल गई थी। वो दोनों आए दिन मिलने लगते हैं और कुछ दिनों बाद नेल्सन के गांव जाकर वहां शादी कर लेते हैं।
जिसके बाद नेल्सन अब पूरा फोकस अपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर लगाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि सारे ब्लैक लोग एक ऑफिस के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पास वाली पॉलिसी को लेकर जो कि उन्हें मिला था, लेकिन ये बात व्हाइट लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन पर बिना सोचे समझे ही गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली जाती है और न जाने कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं। जब ये बात नेल्सन को पता चलती है तो वो अपना पास जला देता है और उसे देखकर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। इसलिए एक रात वो अपनी वाइफ से बात करता है। वो भी एक सोशल वर्कर थी, इसलिए वो इस सिचुएशन को समझती है। उसकी सहमति से नेल्सन कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देता है और वो शूटिंग प्रैक्टिस करता है। और अब वो ऐसी छोटी मोटी जगहों पर स्पीच नहीं देता, वो बड़े बड़े हॉल में लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर सके। बेसिकली वो कनेक्शन बनाने लगता है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट लोग विनी के पास जाते हैं और उसे नेल्सन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। इधर नेल्सन अपने लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के पर्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा था ताकि ब्लैक लोगों को पता चल सके कि उनके लिए कोई लड़ रहा है और वो भी उनके साथ आकर खड़े हो पाए। नेल्सन कुछ लोगों से मिलता है जो असला बारूद बनाते हैं। अब वो उनसे कुछ सामान लेकर एक ऑफिस में धमाका करवाता है ताकि ये खबर अखबारों में छपे और इस धमाके की गूंज पूरे अफ्रीका में फैल सके। अगले दिन अखबार में यह न्यूज आती है जिसमें हमें पता चलता है कि अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को नेल्सन मंडेला लीड कर रहे हैं। एक ब्रिटिश रिपोर्टर को इंटरव्यू भी देता है और उन्हें बताता है कि ऐसे हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हमें व्हाइट लोगों ने मजबूर किया ये सब करने के लिए। उनसे बोलो कि हमें इक्वल राइट दे दो, हम उसी दिन सरेंडर कर देंगे। कुछ दिनों के बाद विनी नेल्सन से मिलने आती और वो उसे मिलकर बहुत खुश थी और उसके बच्चे भी साथ में थे। उधर हमें पता चलता है कि कुछ कांग्रेस के मेंबर एक ऑफिस में धमाका करने गए थे, लेकिन उसमें एक आदमी की जान चली गई, जिसके बाद नेल्सन सेफ हाउस छोड़कर जाने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, बीच रास्ते में उसे पकड़ लिया जाता है। साथ साथ में उसके कई सारे मेंबर को भी कैद कर लिया जाता है। फिर समय आता है 1963 का, जहां उन्हें कोर्ट लाया जाता है। सभी के ऊपर मुकदमा चलता है और उस दिन कोर्ट के बाहर पार्टी सपोर्टर की भीड़ इकट्ठा थी। नेल्सन जज से अपनी सफाई में कहता है कि हमें 50 सालों से दबाया जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें एक इंसान एक वोट का अधिकार चाहिए, हमें भी उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार चाहिए जहां पर व्हाइट लोग बैठते हैं। लेकिन उसकी इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता और उन सभी मेंबर को यकीन था कि उन्हें फांसी की सजा जरूर होगी, जिससे कि उनके जैसे और लोग भीड़ से बाहर निकलेंगे और अपने हक की आवाज उठाएंगे, जिससे कि देश में एक क्रांति आएगी। लेकिन कोर्ट उन्हें असल में उम्र कैद की सजा सुनाती है और फिर इन सभी लोगों को उस समय की मशहूर और सबसे खतरनाक जेल रेमंड आइलैंड भेजा जाता है, जहाँ का जेलर नेल्सन से कहता है कि तुम लोगों को तो मार देना चाहिए, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप वही करो जो कहा जाता है। उन्हें कपड़े दिए जाते हैं और सभी को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है, जिनका साइज बहुत ही छोटा था। इन लोगों को जानबूझकर गुस्सा दिलवाया जाता है ताकि ये कुछ गलती करें और फिर इन्हें और काम दिया जाए। अब एक दिन जब नेल्सन काम खत्म करके वापस आता है तो एक कैदी उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग देता है जिसमें लिखा था कि विनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये देखकर वो उदास हो जाता है, पर इसके बाद भी वो इन लोगों पर अत्याचार कम नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं। वो देर रात इन्हें बारिश में बिना कपड़ों के खड़ा करते हैं। नेल्सन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा, जिसके बाद उसे मिलने के लिए जेलर आता है और उसे कहता है कि अगर तुमने शिकायत की और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेल्सन समझ चुका था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक चीज की रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें शॉर्ट्स की जगह पैंट दिया जाए। अब कुछ दिनों के बाद विनी उसे मिलने के लिए जेल में आती है और उसे अपने हालातों के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो नेल्सन की माँ के बारे में बताती है कि उनकी तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन चीजें अभी भी वैसी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में लोग बहुत बढ़ रहे थे, लेकिन उनका लीडर अभी भी जेल में था। उधर विनी को भी कैद कर लिया जाता और उसे बहुत मारा पीटा जाता है। उन दोनों को अपने बच्चों को बस साल में 2 बार लेटर लिखने का मौका दिया जाता है, जो कभी कभी तो उन तक पहुंचता ही नहीं था क्योंकि उन लेटर को बीच में ही फाड़ दिया जाता था। लेकिन एक दिन इन सभी कैदियों को पैंट दे दी जाती है, जिसे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी दिन नेल्सन को एक खत मिलता है जो असल में उसकी पहली वाइफ का था, जिसमें उसने लिखा था कि उसके बेटे थम्बा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब ये सुनकर नेल्सन पूरी तरह से टूट जाता और वहीं रोने लगता है। उसके लिए मुसीबत का पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं रहा था। अपने ऑफिसर से विनती करता है कि उसे कुछ दिनों के लिए घर जाने दिया जाए, कम से कम वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार तो कर ले। लेकिन वो ऑफिसर मना कर देता है, जिससे कि नेल्सन की अब सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। उधर दूसरी ओर हमें पता चलता है कि विनी को सरकार ने रिहा कर दिया, वो भी पूरे 16 महीनों के बाद। वो घर वापस आ जाती है, लेकिन वहां हम कई सारे लोगों को खड़ा देखते हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े थे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में भी थे। विनी को इस चीज की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग उसके साथ हैं, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया है कि वो लड़ेगी और पीछे नहीं हटेगी। वो उन सभी से कहती है कि सरकार ने मुझ पर और आप पर बहुत सारे अन्याय किए हैं, मुझे मेरे बच्चों से अलग रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि हम सब साथ हैं और हम दिखा देंगे कि लोग जब एक साथ आते हैं तो उनकी ताकत क्या होती है और सभी को इंसाफ मिलकर रहेगा। तभी अब व्हाइट लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते, जिसमें न जाने कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती है लेकिन फायदा किसी का नहीं होता। कुछ जवान लड़कों को पकड़ लिया जाता और उन्हें भी उसी जेल में डाल दिया जाता है जहां पर नेल्सन मौजूद थे। वो लड़के नेल्सन को देखकर कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, हमारे लीडर नहीं हो सकते। तो नेल्सन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लड़की ये जंग जीत जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें और हमें एक साथ होना पड़ेगा और हमें ये जंग कानून के दायरे में रहकर लड़नी होगी। बिना किसी को मारे ही हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। कुछ महीनों के बाद नेल्सन की बेटी उससे मिलने के लिए जेल में आती है और उसने अपनी बेटी को आखिरी बार तब देखा था जब वो 3 साल की थी और अब वो बड़ी होकर 14 साल की हो गई है। वो अपने पिता से कहती है कि मैंने गॉड से प्रे किया है, ये लोग आपको जल्दी रिहा कर देंगे क्योंकि अब आपके पीछे पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं। हर तरफ बस यही आवाज उठ रही है कि आपको रिहा कर दिया जाए क्योंकि आप एक निर्दोष हैं। अगले ही पल हम दुनिया के हर एक कोने की तस्वीर देखते हैं जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो आवाज उठा रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो लोग अब नेल्सन और उनके साथियों को रेमंड आइलैंड से शिफ्ट करके एक दूसरे जेल में लाते हैं जहां पर उन्हें एक साथ रखा जाएगा एक ही रूम पर। इन पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की कमान विनी ने संभाल ली और वो लोगों के अंदर जज्बा जगा रही है ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। लेकिन शायद वो जो रास्ता अपना रही है उसके लिए नेल्सन कभी राजी नहीं होंगे क्योंकि इस रास्ते में बहुत से बेगुनाहों की जान जा रही है। बहुत से ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विनी को यही रास्ता सही लगता है। पर आगे जाकर इस बात को लेकर इन दोनों में जरूर बहस होगी। इसके बाद विनी नेल्सन से मिलने जाती है। यहाँ वो उसके हाथों को पूरे 21 साल बाद पकड़ता है। नेल्सन अब बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसके अंदर अभी भी अपने लोगों के लिए लड़ने की ताकत है। वो तभी रुकेगा जब तक उन ब्लैक लोगों को 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार नहीं मिल जाता। विनी कहती है कि तुम्हें अब व्हाइट लोगों को अपनी बातों में फंसाएंगे लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। यहाँ नेल्सन उसे एक नोट देता है जिसके बाद हम ग्राउंड में कई लोगों को देखते हैं जिन्हें संबोधित करने के लिए नेल्सन की बेटी आगे आती है। वो स्पीच पढ़ती है जो उसके डैड ने उसकी माँ को दी थी। तो उस नोट में लिखा होता है कि मैंने यह हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है, आपने और आपकी सरकार ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। इसलिए जब तक आप हमें आज़ाद नहीं करते, हमें वोट देने का अधिकार नहीं देते, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उधर नेल्सन से मिलने के लिए कुछ सीक्रेट एजेंसी के लोग आते हैं जो उसे बातचीत करके इस प्रोटेस्ट को रोकने की बात को आगे बढ़ाने को कहते हैं। लेकिन नेल्सन के साथ ही इस बात से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते कि कोई भी बात आगे बढ़े। नेल्सन नहीं चाहते कि इसमें किसी की जान जाए, किसी गरीब का घर उजड़ जाए। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हमें 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार देंगे। ऐसे में तो आपकी सरकार बन जाएगी और आप हमसे फिर बदला लोगे। वो उनकी इस बात को नकार देते हैं। उधर हम बाहर का मंजर देखते हैं जहां पर कत्लेआम मचा हुआ था, लोग मर रहे थे। विनी उन्हें और उन्हें उत्तेजित कर रही थी क्योंकि उसका रास्ता हिंसा का था। इस बात की खबर कहीं ना कहीं नेल्सन को भी लग जाती है और कुछ महीनों बाद उन्हें एक घर में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर उन पर हर समय निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन वो अब जेल में नहीं रहेंगे। उनसे मिलने के लिए वहां उनके घर वाले भी आते हैं और फिर कुछ देर बाद एजेंसी वाले भी एक बार फिर नेल्सन से बात होती है। उनका कहना था कि वो बस विरोध को रुकवा दें क्योंकि इससे उनकी सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन नेल्सन मना कर देते हैं। उनका कहना था कि जिस दिन सरकार उनके लोगों को वोट देने का अधिकार दे देगी, उन्हें आजाद कर देगी, वो इस प्रोटेस्ट को बंद कर देंगे। इसके बाद उनकी मुलाकात उस समय के व्हाइट प्रेसिडेंट से भी होती है। उन्हें कहता है कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैंने फैसला किया है कि आपको रिहा कर दिया जाए। उन्होंने ये फैसला बड़ी ही चालाकी से लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ज्यादा दिन नेल्सन को बंद करके रखा तो वो अपनी सरकार खो देंगे। इसलिए बेहतर है कि वो उन्हें रिहा कर दे। नेल्सन प्रेसिडेंट से कहते हैं कि आप लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली, मेरे बच्चे मेरे बिना बड़े हो गए और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपकी साइड आ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस आपसे मेरी एक गुजारिश है कि मुझे जाने दीजिए और हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता और आज नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल बाद जेल से बाहर आते हैं। उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए ये 27 साल जेल में गुजार दिए, पर अब समय आ गया है कि वो सभी ब्लैक लोगों को उनका वोटिंग अधिकार भी दिलवाएं। नेल्सन और विनी के बीच में अब दूरियां आना शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों के विचार अलग हैं। विनी चाहती है कि वो लड़ाई हिंसा से जीते, पर नेल्सन ऐसा नहीं चाहते। अब इस बात को लेकर दोनों में झड़प भी हो जाती है। तो नेल्सन आखिर में कह देते हैं कि तुम अपने गांव चली जाओ, वहां तुम्हें ज्यादा शांति मिलेगी। इसलिए विनी वहां से चली जाती है और अगले दिन नेल्सन जाकर कोर्ट में व्हाइट लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन उनकी ये बात औरों को पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि उनके साथियों को भी। पर नेल्सन चाहते हैं कि बस कैसे भी करके ये हिंसा रुक जाए, उनके लोग ना मरे और उनके सारे अधिकार उन्हें मिल जाए। दोस्तों, जो नेल्सन की शर्त होती है वो सरकार ने मान लिया था। वह वोटिंग करने के लिए मान गए थे जिसमें अब ब्लैक लोग भी वोट करेंगे। लेकिन अभी भी हिंसा नहीं रुकी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन लोगों से विनती करनी पड़ती है कि अब बस बहुत हुआ। हम ये जंग लड़ाई से कभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन वोटिंग करके जरूर जीत सकते हैं।
इसलिए आप सभी लोग अपना वोट दें, अपनी सरकार बनाएं। अगले दिन साउथ अफ्रीका में पहली बार वोटिंग होती है। लोगों के चेहरे पर एक स्माइल थी। हमें पता चलता है कि रिजल्ट आ गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीत गए हैं और बन जाते हैं साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपने 27 साल जेल में काटे थे। उन्होंने ये पाने के लिए न जाने कितनी रातें बिना सोए गुजार दी और न जाने कितने दिन बिना खाए गुजारे होंगे। उनके इरादे नेक थे और उन्हें अपने लोगों का हक दिलाना था और आज उन्होंने ये करके दिखा दिया। किसी हिंसा या किसी मारपीट का सहारा ना लेकर, बल्कि पढ़ाई, दिमाग और एकजुट होकर उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। बोला आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। पीस आउट।